हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए 5 पैरानॉर्मल स्टोरीज लेकर आया हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। पांचों कहानियां रेडिट यूजर्स ने लिखी हैं, जिनका कहना है कि ये उनकी सच्ची आप बीती कहानियां हैं। सारी कहानियां काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डरावनी हैं। एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा। अपने कीमती हाइप पॉइंट्स भी इस वीडियो को ज़रूर देना। आपके छोटे से सपोर्ट से हमारी वीडियो को रीच मिल सकती है, और यकीन मानिए हमें इसकी सख्त ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। हम एक मिडिल ईस्टर्न परिवार हैं। मेरे डैड ने अपने देश को छोड़ा और काम करने के लिए सऊदी अरब चले गए। वहां कुछ पैसे कमाए, फिर अपने देश वापस आए और शादी की। शादी के बाद वो अपनी पत्नी यानी मेरी मॉम को लेकर फिर से सऊदी लौट आए। मेरी मॉम ने 90s के शुरुआती सालों में अपने पहले बेटे को जन्म दिया, और फिर 90s के आखिर में 3 और बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। मैं उन सब में सबसे छोटा हूं। हम लोग एक एनेक्स में रहते थे, एक अपार्टमेंट जो बिल्डिंग की छत पर था और पूरी छत का लगभग 25% हिस्सा लेता था। बाकी की छत पर टीवी, सैटेलाइट और दूसरे बेकार सामान पड़े रहते थे। मेरे पेरेंट्स हमेशा उस अपार्टमेंट में होने वाली अजीब चीजों के बारे में बहुत चुप रहते थे। जब तक हम बड़े नहीं हुए उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। उस अपार्टमेंट में 3 बेडरूम थे, एक लिविंग रूम था, 2 बाथरूम थे और एक बहुत छोटी लकड़ी की अटारी थी, और एक छोटा सा किचन था। कोई बड़ी कहानी नहीं है, बस कुछ डरावनी घटनाएं हैं जो मैंने और मेरे परिवार ने उस अपार्टमेंट में देखी थी। मैं उन घटनाओं को किसी खास क्रम में नहीं बता रहा। मैं बचपन में बंक बेड पर सोता था। मेरा बड़ा भाई ऊपर सोता था। फिर उसने मुझसे जगह बदलने को कहा और मैंने उसकी बात मान ली। शुरुआत में मुझे वो बदलाव अच्छा लगा, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि उसने वो जगह क्यों बदली थी। कुछ समय बाद हर रात करीब 11 बजे जब हम सोने जाते थे, मुझे बंक बेड की सीढ़ी पर कुछ आवाजें आने लगती, जैसे कोई उन सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो। मेरी कभी पलटकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। कभी कभी बेड पर ऐसा भी लगता जैसे कोई बैठा हो। बेड पर वो दबाव महसूस होता था। तब तक मैंने एक आदत बना ली थी। मैं अपना पूरा शरीर कंबल से ढक लेता था और खुद को जबरदस्ती सुला देता था। मैंने मॉम को बताया तो उन्होंने बस कहा, कुछ नहीं है, मर्द बनो और सो जाओ। कभी कभी लिविंग रूम से बच्चों के हंसने की आवाज भी आती थी, जो हमारे कमरे के ठीक बगल में था। लेकिन धीरे धीरे मैंने उन्हें नजरअंदाज करना सीख लिया, और फिर वो आवाजें आनी बंद भी हो गई। मुझे कुछ रातों के बारे में आज भी याद है, जब हमारे पड़ोसी 3 बजे दरवाजा खटखटाते और डैड से कहते कि अपने बच्चों को छत पर साइकिल मत चलाने दो, हमें नींद नहीं आ रही। और डैड भी उनसे माफी मांग लेते, जबकि हम सब गहरी नींद में सोए होते थे। छत पर हम में से कोई नहीं जाता था। मुझे तब समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, जब नानी ने कहा कि सुबह हमारी साइकिलें अलग अलग जगह पर पड़ी मिली। उस छत का दरवाजा लॉक रहता था और चाबी सिर्फ हमारे डैड के पास रहती थी। मेरे भाई बहन भी ये जानते थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में मुझसे ज्यादा बातें नहीं की, क्योंकि मैं सबसे छोटा था। वो मुझे डराना नहीं चाहते थे। फिर हम अपने देश वापस चले गए। डैड वहां नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे। हम वहां करीब 3 साल रहे। उसके बाद डैड ने कहा कि हमें फिर से सऊदी जाना चाहिए। अपार्टमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल था, और हमारा पुराना अपार्टमेंट तब तक किसी और कपल को किराए पर दे दिया गया था। लेकिन उसी बिल्डिंग के पहले माले पर एक अपार्टमेंट खाली था। डैड ने वो अपार्टमेंट ले लिया, क्योंकि वहां से उनकी वर्कशॉप काफी पास पड़ती थी। मुझे लगा इस बार सब कुछ नॉर्मल होगा,
लेकिन असल में यह उस पिछले वाले अपार्टमेंट से भी बदतर था। सिर्फ एक हफ्ते बाद एक सुबह करीब 4 बजे अजान के वक्त मैं अचानक जाग गया। जैसे ही मेरी आंखें खुली, कोई मेरे बगल में बैठा था। फटे पुराने कपड़े, टूटा हुआ चश्मा और कमीज पर खून के निशान थे। वो अपने हाथ मेरी रजाई पर फेर रहा था। मैंने उसे देखा और वो मुस्कुराया। वो मेरे पूरे जीवन का सबसे डरावना पल था। ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो स्लीप पैरालिसिस नहीं था, क्योंकि मुझे उसका फर्क अच्छी तरह से पता था। मैंने अपना सर वापस रखा और शायद बेहोश हो गया। जब उठा तो मैंने मॉम को सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, सपना होगा, छोड़ो इस बात को। स्कूल में भी किसी ने यकीन नहीं किया। उन लोगों को तो बस मेरी कहानियां सुनने में मजा आता था। वो लोग मेरा मजाक बनाते थे। अगली सुबह उसी समय मैं फिर से उठा। इस बार कोई बिस्तर पर नहीं था, लेकिन मैंने देखा एक आदमी अजीब से गॉथिक कपड़ों में मेरी बहन के बगल में खड़ा था। उसके बालों से खेल रहा था। फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन हमेशा ऐसा लगता जैसे कमरे में कोई फुसफुसा रहा हो। कभी सीटी जैसी आवाजें, कभी कोई मेरे कान के पास सांस लेता हुआ सुनाई देता, कभी कोई तकिया गायब कर देता। लेकिन बस इतना ही हुआ। उन्होंने हमें कभी चोट नहीं पहुंचाई। आज ये सब चीजें बताना थोड़ा मजेदार लगता है, लेकिन उस वक्त बहुत डर लगता था। हमारे पड़ोस की बेटी मेरी बहन की दोस्त थी। वो दोनों साथ में स्कूल जाती थी। मेरी बहन ने उस परिवार के बारे में कुछ डरावनी बातें बताई थी, लेकिन तब मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं छोटा था। लेकिन अब लगता है शायद उन सब का इन अजीब चीजों से कुछ लेना देना जरूर था। उनके अपार्टमेंट का दरवाजा कभी बंद नहीं रहता था, हमेशा खुला रहता था। मेरी बहन ने यह भी बताया था कि उसने अपनी दोस्त को एक बार कपड़े पहने हुए नहाते हुए देखा था और उसके शरीर से हमेशा बहुत अजीब सी बदबू आती थी। वो ये भी कहती थी कि जब वो नहा रही होती थी, उनके बाथरूम का लॉक कभी कभी अपने आप खुल जाता था। मेरे सबसे बड़े भाई ने भी बताया कि उसने कई बार मॉम को घर में घूमते हुए देखा है, जबकि वो अच्छे से जानता था कि मॉम बेडरूम में सो रही हैं। दूसरे भाई ने बताया कि उसने एक बार लिविंग रूम की दीवार पर 2 परछाइयों को नाचते हुए देखा। मॉम ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने सब कुछ खुलकर बताया। उन्होंने कहा, कभी कभी वो हमें सोते हुए चेक करती और उसी वक्त हमें लिविंग रूम में खेलते हुए भी देखती थी। वो ये भी कहती थी कि हर कुछ महीने में उन्हें डैड से नए कप और ग्लास मंगवाने पड़ते थे, क्योंकि पुराने वाले अपने आप गायब हो जाते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था, और ना ही हमारे डैड को पता था। लेकिन उन्होंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम बच्चे डरे। मेरे डैड के पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम किसी और जगह शिफ्ट हो सकें। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी बहन की कुछ गुड़िया कभी कभी घर के अलग अलग हिस्सों में बिखरी हुई मिलती थी। एक बार उन्होंने गलियारे में एक लंबे दाढ़ी वाले आदमी को देखा था, और फिर वो भागकर अपने कमरे में गईं और दरवाजा बंद कर लिया जब तक मेरे डैड काम से वापस नहीं आ गए। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जब वो अस्पताल में थी, मुझे जन्म देने से पहले, तो एक रात मेरे डैड उठे और उनके बगल में कोई दूसरी औरत लेटी थी। उन्होंने बताया कि उस औरत ने मेरे डैड को चूमा और कहा कि वो उनसे प्यार करती है। मेरे डैड ने पूछा कि वो कौन है, लेकिन वो बस उठकर कमरे से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। फिलहाल मुझे बस इतनी ही बातें याद हैं। अब हम अलग अलग देशों में रहते हैं और हमारी मुलाकातें भी बहुत कम होती हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो इस बारे में बात करते हैं और हंसते हैं जैसे ये कोई मजाकिया किस्सा हो। हमें कभी पता नहीं चला
कि असल में क्या हो रहा था, लेकिन ये सब एक बहुत ही अजीब और डरावना तजुर्बा था। ये बात मेरे लिए शेयर करना थोड़ा अजीब है, क्योंकि जिस घर की ये बात है, हमारी फैमिली 2013 के आसपास उस घर से निकल गई थी। और ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमने कभी ढंग से बात भी नहीं की। शुरुआत से बताऊं तो 2008 में हम एक बहुत ही शोरगुल और खराब मोहल्ले से निकलकर एक प्राइवेट घर में आए थे। वो घर एक इंडस्ट्रियल एरिया के एक छोटे से हिस्से में था। अच्छी बात यह थी कि वो घर बाकी पुरानी बिल्डिंग्स की तुलना में काफी नया था। घर का लेआउट जितना कॉम्पैक्ट हो सकता था उतना कॉम्पैक्ट था। मेरे और मेरे भाई, हम दोनों के पास बहुत छोटे छोटे रूम थे जिन्हें हम क्लोजेट रूम कहते थे। मतलब इतने छोटे कि बस एक सिंगल बेड ही किसी तरह से फिट हो पाए। अब पहली चीज जो शायद इन अजीब घटनाओं की शुरुआत की वजह बन सकती थी, वो थी मेरे डैड की नौकरी की हालत। वो पहले प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर थे। शुरुआत में उनकी कमाई ठीक ठाक थी, जिससे हमारा गुजारा हो जाता था, लेकिन वक्त के साथ पैसे कम होते गए, यहां तक कि गुजारा करना भी मुश्किल होने लगा। कई बार तो वो रात को 40 पाउंड से भी कम लेकर घर लौटते थे और कभी कभी सिर्फ एक ही राइड का पैसा लेकर आते थे। जाहिर है, इससे मेरे मॉम डैड के बीच झगड़े बढ़ने लगे। अब जो बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सब उन अजीब घटनाओं की वजह से हो सकता है, वो ये है कि उस घर में शिफ्ट होने से पहले तक डैड का काम काफी अच्छा चल रहा था। उनकी कोई शानदार जॉब नहीं थी, लेकिन शायद ही कभी ऐसा होता था कि वो बिल्कुल खाली हाथ लौटे। लेकिन इस घर में आते ही ऐसा बार बार होने लगा था। एक और अजीब चीज तब शुरू हुई जब हमारा कुत्ता ग्रेसी किचन के एक कोने में हर वक्त जमीन खोदने जैसी हरकत करने लगा। हर बार वो 5-10 मिनट तक उस जगह को खुरचता रहता। शुरू में हमें ये काफी मजेदार लगता था, क्योंकि हमें लगता था कि वो खेल रहा है। लेकिन बाद में ये चीज अजीब लगने लगी, क्योंकि उसने वहां इतनी खरोंचें बना दी कि हमें भी लगा अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तभी हमने मजाक मजाक में कहना शुरू किया कि शायद नीचे कुछ है। उस समय वो बस हमारी फैमिली के बीच एक भूतिया मजाक बन गया था। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये सोचकर थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि जब मैं प्राइमरी स्कूल में था और पहली बार उस टाउन में आया था, तब किसी ने बताया था कि जिन घरों में हम रहते थे वो किसी पुराने कब्रिस्तान पर बने हुए हैं। पता नहीं ये सच था या नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, तब हम छोटे बच्चे थे और उस उम्र में जो भी डरावनी चीज सुनाई जाती थी हम सच मान लेते थे। कुछ साल बीत गए, शायद 2 साल होंगे, और मेरी मॉम को बहुत तेज सरदर्द होने लगे। पहले हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सरदर्द कोई बड़ी बात नहीं होती। दवाई लेने के थोड़ी देर बाद अपने आप चला जाता था। लेकिन फिर उनके सरदर्द खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ने लगे। मॉम वैसे भी ऐसी इंसान है जो बेवजह डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। उन्हें लगता है कि ऐसी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये कई महीनों तक चला, लगातार माइग्रेन, कमजोरी, और फिर भी उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया। एक दिन मैं किचन की तरफ जा रहा था और मॉम सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। जैसे ही हम क्रॉस हुए, उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अजीब लग रहा है, और तभी उनकी नाक से खून निकलने लगा। उस वक्त हमने जबरदस्ती उन्हें डॉक्टर के पास भेजा ताकि पता लगे कि आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टरों ने उनका पूरा चेकअप किया, ब्लड टेस्ट और स्कैन भी किए, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उनके सारे टेस्ट नॉर्मल थे, स्कैन में भी कुछ नहीं दिखा। डॉक्टरों ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें सब दिख रहा था कि वो ठीक नहीं है। यह सब महीनों तक चलता रहा, डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयां, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। बस लगातार
वही दर्द होता रहा। अब एक दिन एक और अजीब घटना हुई। एक बार हम सब लिविंग रूम में बैठे मूवी देख रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हमारे पीछे जो पैटियो का कांच का दरवाजा था वो एकदम से चटक गया। कांच पूरा टूटकर भी फ्रेम के अंदर ही टिका रहा और उसमें कोई ऐसा निशान भी नहीं था जिससे लगे कि किसी ने कुछ मारा है। हमारा डॉग भी हमारे साथ लिविंग रूम में ही था, तो वो उसकी हरकत भी नहीं थी। और बैकयार्ड में भी कोई नहीं था क्योंकि दिन का उजाला था और सोफे पर बैठे बैठे हमें पीछे का नज़ारा साफ साफ दिखता था। फिर थोड़ा वक्त और बीता और यही वो समय था जब मुझे ये सब बहुत ज़्यादा डरावना लगने लगा। मेरी जिंदगी में मुझे सिर्फ 3 बार स्लीप पैरालिसिस हुआ है और उनमें से 2 बार उसी घर में हुआ था और वो अब तक के सबसे डरावने पल थे। मैं बस बिस्तर पर लेटा था, छत को घूर रहा था और जिंदगी के बारे में सोच रहा था। और यही शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे याद है मैंने अचानक अपने कानों में अजीब सी घंटियों जैसी आवाज सुनी। फिर ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। उसी समय मेरे दिमाग में एकदम से ख्याल आया, ये क्या हो रहा है? अभी उठो और देखो कौन है। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं हिल भी नहीं पाया। मैं बस छत को घूरे जा रहा था और भगवान कसम जो भी वो चीज थी मुझे उसकी मौजूदगी साफ साफ महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे वो मेरे बिस्तर के नीचे से ऊपर चढ़ रहा हो। जैसे ही वो मेरे बिस्तर के पायदान तक आया मुझे बिस्तर इतना धंसा हुआ लगा कि मेरी पीठ तनने लगी, जैसे मेरे पैरों को किसी ने मोड़ कर दबा दिया हो। और वो चीज और ऊपर की तरफ बढ़ती रही। मुझे ये इसलिए पता चल रहा था क्योंकि बिस्तर का धंसना अब मेरे और करीब आता जा रहा था। सबसे डरावना पल तब आया जब वो अचानक रुक गया। लेकिन काश वो रुका ना होता, क्योंकि अब वो चीज मेरे बगल में लेटी हुई थी, मुझे घूर रही थी, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मैं बस उसकी बहुत भारी मौजूदगी महसूस कर रहा था। मेरे बगल में बिस्तर इतना धंस गया था कि साफ पता चल रहा था कि वहां कोई है। उस पूरे अनुभव ने मुझे इतना डरा दिया कि अगले कुछ दिनों तक मैं उस कमरे में अकेला सो ही नहीं पाया। ये बात इसलिए भी मेरे दिमाग में अटकी रहती है क्योंकि जैसा मैंने कहा मुझे इससे पहले भी एक बार स्लीप पैरालिसिस हुआ था, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस बार जो एहसास हुआ उसमें कुछ बहुत अजीब सी हवा थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने आपको बताया था कि उस घर में ये 2 बार हुआ था। दूसरी बार ये उतना डरावना नहीं था क्योंकि तब तक मुझे समझ आ चुका था कि ये स्लीप पैरालिसिस है और मैंने बस अपने पैरों की उंगलियां हिलाईं और मेरी नींद टूट गई। लेकिन तब मैंने इन दोनों बातों को आपस में जोड़कर सोचा ही नहीं। कई साल बाद जब हम उस घर से निकल चुके थे तब जाकर मैंने ये सब जोड़ना शुरू किया। मेरे भाई ने एक बार मुझे बताया था कि वो मेरे कमरे में सोने से मना करता था क्योंकि उसे वहां एक बहुत बुरा सपना आया था। मैंने उससे पूछा भी कि क्यों, मेरे कमरे में ऐसा क्या था। और काश मैंने ये सवाल कभी ना पूछा होता, क्योंकि फिर जो उसने बताया उससे मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि उसने मेरे कमरे में एक सपना देखा था। वो बाथरूम की तरफ देख रहा था। मेरे कमरे से बाथरूम का हिस्सा दिखता था। शावर कर्टेन खिंचा हुआ था और उसके ऊपर से एक लंबा अजीब सा प्राणी उसे घूर रहा था, बस घूरे जा रहा था। और फिर उसने धीरे धीरे शावर कर्टेन को खिसकाया और मेरे कमरे की तरफ आने लगा। मेरे भाई ने कहा कि जैसे ही वो चीज मेरे कमरे के दरवाजे तक पहुंची उसकी नींद टूट गई और वो बुरी तरह से डर गया। अब आप सोचिए मेरे स्लीप पैरालिसिस की शुरुआत कैसे होती थी। उसकी शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से, ठीक मेरे भाई के
उस डरावने सपने की एंडिंग से होती थी। हम उस घर में 2-3 साल और रहे। 2 सितंबर को मेरे स्कूल के पहले दिन, 7th क्लास की शुरुआत वाले दिन, हमारी डॉगी ग्रेसी, उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ। ग्रेसी एकदम हेल्दी डॉगी थी, बस 2 साल की। उसे कोई बीमारी या कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सब कुछ बस 2 दिन में बदल गया। अचानक उसने खून उलटना और खून वाली पॉटी करना शुरू कर दिया, इतना कि फर्श पर गड्ढों जैसे निशान पड़ने लगे और वो बस सोफे के नीचे छुपकर कांपती रहती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और ना ही हमें समझ आ रहा था। हम सब हैरान थे, घबरा गए थे, परेशान थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर हम फटाफट उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे वहीं रात भर रखना पड़ेगा ताकि वो टेस्ट करके पता लगा सकें कि क्या दिक्कत है। और उसी रात हमारी प्यारी ग्रेसी मर गई। आइसोलेशन रूम में वो अकेले ही चल बसी। जो बात आज तक मेरे दिल में चुभती है वो है डॉक्टर्स का ये कहना कि उन्होंने उसे पार्वो नाम की एक बहुत ही खतरनाक डॉग डिजीज के हिसाब से ट्रीटमेंट देना शुरू किया था, और उसी ट्रीटमेंट से उसे टॉक्सिक शॉक हुआ और उसकी मौत हो गई। और फिर उन्होंने कहा, हमें पक्के तरीके से नहीं पता कि उसे पार्वो ही था या कुछ और, हम तो बस ट्राई कर रहे थे। क्या ये आपको कुछ याद दिला रहा है? मेरी माँ भी महीनों बीमार रही, नाक से खून निकलता था और डॉक्टर भी यही कहते रहे, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। इस हादसे के बाद मेरी माँ बहुत टूट गई और तब पहली बार उन्हें शक हुआ कि शायद इस घर में ही कुछ गड़बड़ है। उनका कहना था कि कहीं ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग तो नहीं है, लेकिन मुझे इसमें भी कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होती तो सिर्फ मेरी माँ ही क्यों बीमार होती, बाकियों को कुछ क्यों नहीं हुआ। फिर भी हम उस घर को चेक कराए बिना ही वहां से निकल आए, और मैं बस यही सोचकर खुश हूं कि हम वहां से निकल गए। लेकिन फिर भी आज तक उस घर को लेकर मेरे मन में बहुत से सवाल हैं। मुझे लगता है उस घर में कुछ बुरा था, कोई मनहूसियत थी। कभी कभी मुझे उन लोगों की फिक्र होती है जो अब वहां रहते हैं, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, ये बात तो पक्की है। और चाहे मेरी माँ माने या ना माने, उस घर ने उन पर असर जरूर डाला है। अब वो अपने घर में फेंग शुई जैसी चीजों पर विश्वास करने लगी हैं। और हाँ, जब हम नए घर में आए तो उसका नंबर था 13। मेरी मॉम ने उस बात पर बहुत हंगामा भी किया, लेकिन सच कहूं यह घर काफी अच्छा है। मॉम अब बिल्कुल ठीक हैं। अब मेरे डैड और मॉम दोनों की अच्छी कमाई वाली जॉब है, और भाई भी अब अपनी लाइफ सेट कर रहा है। बस ये सब आपसे शेयर करना था। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या मैं बेवजह शक कर रहा था, या फिर सच में उस घर में कुछ अजीब था? मैं उस दिन अपने घर पर अकेली थी, अपने बेडरूम में वैनिटी के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी। बेडरूम का दरवाजा उस दीवार पर था जो ठीक मेरी वैनिटी वाली दीवार के बगल में थी। तो जब दरवाजा खुला रहता था तो मैं उसे आईने में अपने पीछे देख सकती थी। उस वक्त दरवाजा ज्यादा खुला नहीं था, शायद 1 फुट या उससे भी कम खुला था। मैंने अपना मेकअप खत्म किया और कमरे से निकलने के लिए मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजा अचानक बंद हो गया। वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था, बस वो खुला हुआ गैप बिल्कुल खत्म हो गया था। उस पल मैंने 1 सेकंड को रुककर सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं घर में अकेली हूं। पहले तो लगा जैसे किसी ने खींचकर बंद किया हो, क्योंकि वो बहुत तेजी से हुआ था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे हिलने से या पास से गुजरने से हवा का कोई झोंका बना होगा और दरवाजा हिल गया होगा।
मैंने फिर से हाथ बढ़ाया और दूसरी बार में क्लिक की आवाज आई। मेरे बिना छुए दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। मैंने झट से हैंडल पकड़ा और घुमाने की कोशिश की, लेकिन मेरी रगों में खून जम गया क्योंकि वो हिल ही नहीं रहा था। मेरे दिमाग में पहला ख्याल आया, कोई दूसरी तरफ खड़ा है और दरवाजे का हैंडल पकड़े हुए है। आपको बता दूं, उस दरवाजे में कोई लॉक नहीं था। मैंने लगभग 10 सेकंड तक हैंडल घुमाने और दरवाजा खींचने की कोशिश की। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक हैंडल घूम गया और मैंने जोर से खींचा और दरवाजा खुल गया। बाहर देखा तो हॉल खाली था, वहां कोई नहीं था। मैंने जोर से मॉम डैड को पुकारा, लेकिन मैं जानती थी वो घर पर नहीं थे। मैं दौड़कर हॉल से गुजरी, हर कमरे में झांका, पूरे घर का चक्कर लगाया, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई घर के अंदर घुसा तो नहीं। सारे दरवाजे जैसे मैंने छोड़े थे वैसे ही लॉक थे, सारी खिड़कियां भी बंद थी। आखिर में मैं फिर से ऊपर आई और याद करने लगी कि दरवाजा कितनी चौड़ाई तक खुला था। फिर मैंने अलग अलग तरीके से वही मूवमेंट दोहराकर देखने की कोशिश की। क्या मेरे तेजी से चलने से या दरवाजे की तरफ बढ़ने से वो अपने आप बंद हो सकता है? लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। सारी खिड़कियां अच्छे से बंद थी, तो हवा का झोंका भी नहीं हो सकता था। एसी भी इतना तेज हवा का झटका नहीं दे सकता। लेकिन जिसने मुझे सचमुच डराया वो था उसकी दूसरी बार क्लिक करके बंद होना और फिर हैंडल का ना घूमना। उस पल सच में ऐसा लगा जैसे कोई हैंडल को बाहर से पकड़कर खड़ा हो। ये हो सकता है कि दरवाजे का हैंडल जाम हो गया हो, लेकिन जब वो दरवाजे का अपने आप हिलना और फिर लॉक होना जैसा फील हुआ, तब मैं पूरे दिन के लिए लिविंग रूम में ही बैठी रही। वो दिन मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे डरावना दिन था। हाल ही में मेरे साथ बहुत अजीब चीजें होने लगी हैं। मेरा घर हमेशा से थोड़ा मुझे डराता रहा है। हमेशा लगता है कि यहाँ कुछ है, जैसे कोई मौजूदगी हो, और हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। और ये मेरे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। लेकिन हाल ही में ये सब कुछ और बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। अब हाल ये है कि मुझे सीढ़ियों से नीचे जाने में डर लगता है। हॉलवे में भी बिना लाइट जलाए जाने का मन नहीं करता। कभी कभी तो अपने ही घर से डर लगने लगता है। खिड़की के बाहर, बिस्तर के नीचे, पीछे, दरवाजे के बाहर, उन खाली कमरों में जहां कोई नहीं है, मैं वहां से आवाजें सुनता हूं और इन आवाजों का कोई मतलब नहीं निकलता। मेरी बिल्लियां हमेशा मेरे कमरे में रहती हैं, मेरे बिस्तर के पैरों की तरफ। मेरे यहां चूहों की भी कोई परेशानी नहीं है। मैं एक पुराने घर में रहता हूं, लेकिन वो घर गंदा नहीं है, ना ही टूटा फूटा है, बस थोड़ा सा पुराना है। और अब इन आवाजों के साथ साथ मेरी चीजें भी इधर उधर होने लगी हैं। मुझे याद है, मैं अपना फ्लैट आयरन ढूंढ रहा था। मतलब मैंने हर जगह देखा। मेरे घर में कोई और फ्लैट आयरन यूज नहीं करता, और मेरे पैक किए हुए बैग को या मेरे कमरे को भी किसी ने हाथ नहीं लगाया था। मैंने बैग खोला, सब कुछ बाहर निकाला, एक एक चीज फैलाकर देखी। फिर उस सॉकेट के पास भी देखा जहां मैं उसे आमतौर पर लगाता हूं, वो वहां भी नहीं था। हर जगह देख लिया, कमरा प्रैक्टिकली उथल पुथल कर दिया। चीजें उठाई, रखी, फिर वापस उठाई, फिर से रखी। सोचा कहीं मेरी नजर चूक तो नहीं रही, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। अगले दिन सुबह उठा तो वही फ्लैट आयरन उसी सॉकेट के पास रखा था जहां मैंने सबसे पहले देखा था। मेरी फोल्ड की हुई या टांगी हुई शर्ट्स भी गायब हो जाती हैं। किताबें, नोटबुक्स, जूते सब इधर से उधर हो जाते हैं।
ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां उनका कोई काम ही नहीं है। और मेरी बिल्लियों का बर्ताव भी बदल गया है। वो पहले बहुत प्यारी, चिपकू, एकदम नॉर्मल बिल्लियों जैसी थी, लेकिन अब वो हर तरफ घूरती रहती हैं। ये चीज़ मुझे बहुत डरा देती है, क्योंकि वो कभी कभी मेरे पीछे ही टकटकी लगाए देखती हैं, पूरी तरह से डायलेटेड आंखों से, जैसे कुछ ऐसा देख रही हों जिससे वो डरी हुई हैं। कभी कभी वो मेरे कमरे में चलते हुए अचानक बुरी तरह से उछल पड़ती हैं, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो या उन्हें छू लिया हो। और हाँ, मेरे घर में फ्लीज यानी कीड़ों का भी कोई मसला नहीं है। मैंने सोचा उनके इस बर्ताव का कारण फ्लीज हो सकती हैं, इसलिए उनके बालों में भी चेक किया। उनके शरीर में कोई फ्लीज नहीं है, मेरे घर में भी नहीं है। फिर भी मैंने प्रिकॉशन के तौर पर कीड़ों वाली दवाई भी ले ली, लेकिन कुछ नहीं बदला। वो मेरे कमरे के चारों ओर देखती हैं, अचानक भाग जाती हैं, फिर वापस दौड़ कर आ जाती हैं, जैसे किसी ने उन्हें डरा दिया हो। मेरे सपने भी अजीब होने लगे हैं, लेकिन अजीब सपने तो मेरे लिए नॉर्मल सी चीज है। इस हफ्ते भी एक सपना आया था, थोड़ा डरावना था। उसके बारे में मैंने पोस्ट भी डाला था। अगर किसी को जरा सा भी अंदाजा है कि ये सब क्या हो रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरी मां का देहांत 2 हफ्ते पहले हुआ था और इस शनिवार हम आखिरी बार उनके अपार्टमेंट में रहेंगे। हमने वो जगह 16 साल के लिए किराए पर ली थी। वो घर हमारे मेन घर जैसा था। त्योहार, छुट्टियां, सब कुछ यहीं मनता था। लेकिन उस जगह ने हमें बहुत कुछ खोने का दर्द भी दिया है। हमारी 3 बिल्लियां वहीं मरी थीं। अभी लेटेस्ट पिछली गर्मियों में मरी थी, ठीक उस वक्त के आसपास जब मैं उस घर से शिफ्ट हुआ था। और हमारे 2 कुत्ते भी इससे पहले गुजर गए थे। मॉम के गुजरने से पहले भी वो अक्सर कहती थी कि इस अपार्टमेंट में कुछ अजीब चीजें महसूस होती हैं, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो या अनजानी आवाजें आ रही हों। वो बहुत ही आध्यात्मिक स्वभाव की थी और मानती थी कि हमारे कुछ प्रियजन उनके साथ यहीं रहते हैं। यहां तक कि जब उनका देहांत हुआ तब भी वो इसी घर में ही हॉस्पिस केयर में थी। मेरी बहनें भी आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों में बहुत विश्वास रखती हैं। उनका मानना है कि उन्हें मॉम के कई संकेत भी मिले हैं, जैसे मॉम के पसंदीदा गाने अचानक रेडियो पर चल जाते हैं या उनका पसंदीदा चैनल फ्रीज हो जाता है जबकि बाकी सारे चैनल ठीक तरीके से चलते हैं। और ऐसी ही कई छोटी छोटी बातें अक्सर होती रहती थी। उन्हें लगता है कि मॉम हमसे बात कर रही हैं। और सच कहूं तो भले ही मैं विश्वास ना करता हूं, मैं उन्हें गलत भी नहीं ठहराता। जहां तक मेरी बात है, मुझे लगातार ऐसा लगता रहता है जैसे मैं अपनी सबसे बड़ी बिल्ली को सुन सकता हूं। उसकी एक खास सी चहचहाती म्याऊं की आवाज थी और वो जब जिंदा थी तो वो बहुत बातूनी भी थी। जब हम सामान निकाल रहे थे, मैंने कई बार उसकी आवाज दूसरे कमरों से आती सुनी और अभी दरवाजा खोलने से ठीक पहले मुझे यकीन था कि दरवाजे की दूसरी तरफ से उसकी आवाज आई थी, जैसे वो हमेशा मेरी राह देखती थी जब मैं यहां रहता था। मैं नहीं जानता कि ये सच है या नहीं। मैं बस ये सोचकर थोड़ा सुकून पाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद ये सब संकेत हैं कि मॉम ठीक हैं। लेकिन मुझे चिंता है कि शनिवार को जब हम इस घर से चले जाएंगे तब क्या होगा। मुझे लगता है अगर मेरी मॉम की आत्मा यहीं है तो उनका परिवार के साथ रहना कोई मुश्किल की बात नहीं है। वो जानती हैं हम सब लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। पर मैं इस बात को लेकर परेशान हूं कि हमारे पालतू जानवरों की आत्माएं भी अगर इसी घर में रहती हैं तो उन्हें पता भी होगा कि उन्हें कहाँ जाना है। मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लगता है कि शायद यही जगह उनका आखिरी ठिकाना रह जाएगी और हम यहां से चले जाएंगे।
मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ फंसी रह जाएं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अलौकिक चीजों पर इतना विश्वास करे कि डरने लगे, लेकिन आजकल ये सब सोचकर थोड़ा डर लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि सच कहूं तो मुझे डर है कि अगर मैंने यहाँ की आत्माओं से सीधा संपर्क करने की कोशिश की या उन्हें अपने साथ घर चलने का न्योता दिया, तो मुझे ये भी नहीं पता होगा कि मैं अपने साथ क्या लेकर जा रहा हूं। मैं थोड़ा अंधविश्वासी जरूर हूं और हमेशा कोशिश की है कि इन आध्यात्मिक चीजों में ना पड़ूं और ना ही छेड़छाड़ करूं। और सच कहूं तो मैं नहीं जानता कि ये सब सच है या बस मेरा वहम है। दोस्तों, अगर ये स्टोरीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने कीमती हाई पॉइंट्स देना भी मत भूलना। और अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।